अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं जिन स्टोरीज एपिसोड 44। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, हमारी ये टोपी शरीफ अपने पिया को वापस जा रही है। तो इंशाल्लाह अगली बार हम आपको दूसरी कैप के साथ मिलेंगे और ये हम उसको वापस दे देंगे। देखिए, ज़िंदगी का निज़ाम रुकता नहीं है। एक टोपी के बाद दूसरी टोपी लाजमी आती है, तो इसलिए मसले वाली बात ही नहीं है। एनी हाउ, हमारे आज के एपिसोड में है अपार्टमेंट जिन स्टोरीज, यानी कि वो स्टोरीज जिनमें लोगों के साथ उनके अपार्टमेंट्स में स्ट्रेंज सी हैपनिंग्स होती रही हैं और कुछ तो इस तरह के सिलसिले उनके साथ पेश आते रहे हैं जो काफ़ी नाकाबिले फरामोश हैं। हमारी आज की पहली कहानी एक नौजवान के मुतालिक है जो अपने अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे। इनके अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली रहा करती थी जिनके बच्चे अक्सर जब खेल कूद किया करते थे तो उनके शोर की वजह से जो धमक पैदा होती थी वो उनके इस लड़के के फ्लैट में गूंजती थी। हुआ यूं कि एक रात इस लड़के की धमक की वजह से आंख खुल गई और इसने जब वक्त देखा तो आधी रात का वक्त हो रहा था। इसे लगा कि शायद बच्चे खेल रहे होंगे, मगर जब इसने वक्त देखा तो वक्त आधी रात का हो रहा था और उस वक्त तक बच्चे सो चुके होते थे। फिर वो धमक क्या थी, वो आवाज़ क्या थी और किस चीज़ की थी और क्यों थी, आइए जानते हैं। मेरा अपार्टमेंट बिल्डिंग की 3rd फ्लोर पर वाक़या है। 3rd फ्लोर पर कुल मिलाकर 18 अपार्टमेंट्स हैं और इसी तरह हर फ्लोर पर अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मगर अपार्टमेंट की रूफिंग साउंड प्रूफ नहीं है। अक्सर जब बच्चे खेल कूद रहे हों तो धमक की आवाज़ गूंजती है। मेरे अपार्टमेंट के ऊपर वाले अपार्टमेंट में एक आंटी की फैमिली रहती है जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे और टर्म्स बने भी इस तरह के अक्सर जब उनके बच्चे ज़्यादा ज़ोर शोर से खेलते थे तो मुझे ऊपर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। इस तरह उस फैमिली के साथ मेरे टर्म्स अच्छे बन गए और अक्सर खाने के लिए वो मुझे बुलाया करते थे। उनका छोटा बेटा असफद बहुत शरारती है। उसे बस बहाना चाहिए खेल कूद के लिए, सो असफद से मेरी अच्छी बनती है। वो अक्सर मेरे यहाँ प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलने आ जाता था। इसी बहाने उसकी और मेरी डील हो रखी थी कि वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करेगा, सो मैं उसे गेम्स खेलने दिया करूँगा। विंटर ब्रेक मिली ऑफिस से तो मैं घर चला गया। तकरीबन 1 हफ्ता मैं घर में रहा और फिर उसके बाद मेरी वापसी हो गई। वापस आने के बाद ऊपर मेरा चक्कर नहीं लगा क्योंकि मसरूफियत इस तरह से बन गई थी कि सिर्फ रात के औकात में ही फरागत मिला करती थी और उस टाइम मेरे सोने का टाइम होता था। वापस आने के बाद दूसरी रात थी। मुझे ऊपर वाले अपार्टमेंट से धमक की आवाज़ आ रही थी। धमक ऐसी थी जैसे असफद बॉल के साथ खेल रहा था। टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और इस वक्त तक वो तमाम घर वाले सो चुके होते हैं और अगर असफद यूं खेले रात के पहर तो दीगर लोग भी उठ जाएंगे। खैर, मैंने सोचा हो सकता है वीकेंड है तो शायद आज लेट नाइट प्लान बनाओ या कज़न्स आए होंगे। थोड़ी देर बाद ऊपर से भागने की धमक आने लगी। अब मेरी आंख लग भी रही थी और खुल भी रही थी क्योंकि जैसे ऊपर से शोर आता था मेरी आंख खुल जाती थी। कैसे तैसे मेरी आंख लग गई, मगर मुझे याद है कि पूरी रात वक्फे वक्फे से मुझे धमक सुनाई दे रही थी। सुबह जब उठा तो ऑफिस जाने से पहले मैंने ऊपर का चक्कर लगाया। मैं बेल करता रहा मगर बाहर कोई भी नहीं आ रहा था। मैंने आंटी को कॉल मिलाई। मालूम हुआ कि वो लोग अपार्टमेंट मेरे जाने के 3 दिन बाद शिफ्ट कर गए थे और अब दूसरी बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं। मैंने उनसे इस बात पर जोर डालते हुए पूछा कि यानी कि कल रात को आप अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थे? तो आंटी ने जवाब दिया कि वो तो कब के छोड़ चुके हैं, भला उनका वहाँ अब क्या काम। खैर, मैंने हाल अहवाल पूछने के बाद फ़ोन बंद कर दिया और यही सोचने लग गया कि भला ये क्या मामला है जबकि अपार्टमेंट में कोई भी नहीं था। सो शोर किस बात का था। चुनाचे अपना काम मुकम्मल करके जब मैं वापस आया, चेंज करके लेटा और मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था,
ऊपर से यकदम किसी के भागने की धमक आई। मेरा मुंह बिल्कुल ऊपर की तरफ था और मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या सिलसिला है जबकि ऊपर कोई भी नहीं है। उसके 2 घंटे बाद जब मैं लेट चुका था, ऊपर से हथौड़ा मारने की आवाज़ आने लगी। मैंने चौकीदार को कॉल मिलाई और उससे कहा कि ऊपर वाले अपार्टमेंट से शोर आ रहा है, जाकर चेक करके आओ कि कौन है। चौकीदार ने चेक करने के बाद तसल्ली दी कि ऊपर कोई भी नहीं है, आप सो जाएं। मगर सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे फ्लोर पर मौजूद मेरे हमसायों ने भी सारी रात वक्तन फ़वक्तन हथौड़े बजने की, बॉल के साथ खेलने की और कूदने की आवाज़ें सुनी थी। अभी तक वो अपार्टमेंट खाली है और आवाज़ें मुसलसल आती रहती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ों के अलावा कभी कोई और सिलसिला नहीं हुआ। पर मैं सोचता हूँ कि अक्सर ऊपर रात के अंधेरे में फ्लैट में ना जाने कौन होगा या कौन होंगे जिनको रात में चैन नहीं आता। ये कहानी इस एपिसोड की मेरी मोस्ट फेवरेट कहानी है क्योंकि ये ऐसी कहानी जो अब तक हमारी तमाम स्टोरीज से मुख्तलिफ है और बेहद इंटरेस्टिंग भी। एक कंपनी एम्प्लॉय की ये कहानी है जो कराची में बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गए थे और जिस अपार्टमेंट में ये रह रहे थे उस अपार्टमेंट में आधी रात को एक मिस्टीरियस सी टेलीफोन पर कॉल आया करती थी। मगर जब ये फ़ोन उठाते थे तो आगे से सिर्फ खामोशी सुनाई देती थी। मगर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि इसके बाद भी जो कुछ हुआ वो बेहद नाकाबिले फरामोश है। अरसा पहले बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुझे कराची जाना था। वहाँ एक बेडरूम का अपार्टमेंट बुक किया गया था मेरे लिए और मेरा स्टे तकरीबन 1 हफ्ते का था। मेरे शहर से कराची का फासला 1 से 1.5 दिन का था जो मैंने बाय ट्रेन किया। ट्रेन का सफ़र था तो थकान वाला मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुंच गया। अपार्टमेंट पहुंचकर चेक इन किया। अपना साजो सामान कमरे में रखवाने के बाद एक गर्मा गर्म चाय का कप लिए बैल्कनी में खड़ा होकर कराची की शाम में डूबते हुए सूरज को देख रहा था। मगरिब के बाद मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई जो उन्हीं दिनों कराची आया हुआ था। हम दोनों ने रात के खाने के बहाने मुलाकात की और फिर वापस अपनी अपनी रिहाइश पर चले आए। सर्दियों की रातें चल रही थीं। सुबह मीटिंग के लिए निकलना था तो अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करने के बाद मैं बिस्तर में आकर लेट गया। थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। काफ़ी देर बाद मेरा अलार्म बजा जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद मैंने फ़ोन चेक किया तो फ़ोन पर कोई अलार्म नहीं बज रहा था। मालूम हुआ कि अपार्टमेंट का टेलीफोन रिंग कर रहा था। बामुश्किल मैं गर्म बिस्तर से उठकर फ़ोन की तरफ गया और जब फ़ोन उठाया तो आगे से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ खामोशी थी। मैंने 2-3 दफ़ा हेलो की मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, सो मैंने फ़ोन वापस रख दिया। अगले रोज़ उठकर मैंने मीटिंग अटेंड की। लंच और दीगर मसरूफियात के बाद शाम को मेरी अपार्टमेंट में वापसी हुई। कपड़े इस्त्री किए और बिस्तर में सोने के लिए लेट गया। दोबारा आधी रात को फ़ोन बजा और मेरी आंख खुल गई। बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मगर फ़ोन बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, सो मुझे उठना ही पड़ा। जब उठकर मैंने कॉल रिसीव की तो आगे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, सिर्फ कुछ अजीबोगरीब शोर आ रहा था जैसे कोई अजीब अंदाज में सांस लेता है। अब मुझे वहशत सी होने लगी, सो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अभी मैं बिस्तर में घुस ही रहा था कि पीछे से दोबारा फ़ोन बजने लगा। मैं वहीं खड़ा होकर सोच में मुब्तला हो गया कि फ़ोन उठाऊं या बंद कर दूं। मैंने एक और मर्तबा फ़ोन उठाया और गुस्से से पूछा कि कौन है भाई जो आधी रात को दूसरों की नींद ख़राब कर रहे हो, या तो कॉल करने का मकसद बताओ वरना यूं परेशान करना बंद करो। ये कहकर मैं खामोश हुआ तो जवाबन मुझे किसी मर्द का कहका सुनाई दिया। काफ़ी गैर मामूली सा कहका था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एक पल को तो ऐसे लगा जैसे फ़ोन से नहीं बल्कि करीब से ही कहका सुनाई दिया हो। मैंने फ़ोन बंद करने के बाद उसे रिसीवर से उठाकर टेबल पर रख दिया और बिस्तर में आके लेट गया। सीधे बल करवट लेकर लेटा हुआ था।
इस सोच में मैं मुब्तला था कि कौन है जो आधी रात को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद मुझे मेरे कमरे के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आने लगी, और सांस लेने का अंदाज ऐसा था जैसे मैंने कल रात फ़ोन पर सुना था। मैं फ़ौरन उठकर लॉन्ज की तरफ गया तो सब कुछ खामोश था। मैं परेशानी के आलम में देख रहा था इधर उधर के फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने कमरे में आंखें फेरी मगर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। सब कुछ तो मेरे सामने ही था, फिर ये आवाज़ कहाँ से और क्यों? फिर मेरी नज़र फ़ोन पर पड़ी और महसूस हो रहा था कि आवाज़ उसकी जानिब से आ रही है। रिसीवर के पास जब गया तो आवाज़ मज़ीद वाज़िह होने लगी। मैंने फ़ोन कान के साथ लगाया तो वो आवाज़ उसी के अंदर से सुनाई दे रही थी। साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो थोड़े डिस्टेंस से। ये सब कुछ सुनकर मुझ पर वहशत सी तारी हो रही थी। मैंने फ़ोन रखकर पीछे से तार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो फ़ोन के पीछे कोई तार लगी ही नहीं थी। मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो वो फ़ोन बेजान सा दिखाई देने लगा। अब की बार उसमें से कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, मुकम्मल खामोशी थी। मैंने फ़ोन कान के साथ भी लगाया मगर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मेरे लिए ये बेहद ताज्जुब की बात थी और इस सब को प्रोसेस करना, वो भी आधी रात के पहर, आसान नहीं था। इसलिए मैंने सुबह होते ही अपना अपार्टमेंट चेंज करवा लिया। मगर ये सोच आज भी मुझे तंग करती है कि जब टेलीफोन कनेक्टेड ही नहीं था तो फिर रिंगिंग क्यों होती थी और उसमें से आवाज़ क्यों और किसकी सुनाई देती थी। बस यही सवाल मैं अपने साथ उस अपार्टमेंट से लेता आया। अगली कहानी एक शख्स के मुतालिक है जो अपने कमरे की खिड़की से बाहर के नज़ारे किया करते थे। इनके अपार्टमेंट में, इनके बेडरूम में खिड़की के साथ एक स्टडी टेबल है। जब पहला लॉकडाउन लगा था तो उस दौरान वो उस स्टडी टेबल पर बैठकर अपना तमाम काम मुकम्मल किया करते थे। इनकी खिड़की से बाहर मौजूद एक पार्क दिखाई देता है जो इनकी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ था। एक मरतबा जब ये रात देर तक काम कर रहे थे तो इनकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी और फिर जो इन्होंने देखा वो इनके लिए रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे। मेरी रिहाइश एक फ्लैट में है। ये फ्लैट 2 कमरों पर मुश्तमिल है और मेरे लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। मेरे बेडरूम में खिड़की के साथ एक अदद स्टडी टेबल है जहां बैठकर मैं अपने काम मुकम्मल करता हूं। खिड़की से हमारी बिल्डिंग के साथ मौजूद पार्क नज़र आता है। आज से साल पहले की बात है जब पहला लॉकडाउन लगा था। सभी अपने अपने कमरों में बंद थे और घरों से कम ही निकलते थे। उन दिनों मेरा तमाम काम फ्लैट से ही हो रहा था। उन्हीं रातों में से एक रात मैं स्टडी टेबल पर बैठा अपना काम मुकम्मल कर रहा था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो रही थी। 9 बजे का वक्त था। मुझे पार्क से झूला झूलने की आवाज़ आ रही थी और उसे सुनते सुनते मैं अपना काम मुकम्मल कर रहा था। आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने ऐनक उतार कर टेबल पर रखी और आंखें मलने लगा तो मुझे पार्क से झूला झूलने की आवाज़ दोबारा आई। मैंने बगैर ऐनक के देखा तो झूला झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब मैंने ऐनक पहन कर देखा तो वो झूला झूल तो रहा था मगर उस पर कोई बैठा नहीं था। ये देखकर मैं चौंक गया। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि शायद कोई बच्चा अभी अभी उतर कर गया होगा सो झूला इसलिए हिल रहा है। फिर मेरे जहन में ये भी आया कि शायद अभी कोई बच्चा उतर कर गया होगा सो इसीलिए झूला हिल रहा है। मैं मुसलसल उसे देखता रहा और झूला आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा। और उसी दौरान मेरे जहन में ख्याल आया कि लॉकडाउन लगा है और पार्क में तो आजकल कोई भी नहीं जा रहा, तो फिर कौन गया था पार्क में। खैर, इस बात को नज़रअंदाज करके मैं बिस्तर में लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए करीब 20 मिनट ही हुए होंगे। मुझे दोबारा झूला झूलने की आवाज़ आने लगी। मैंने उठकर देखा तो झूला खुद ब खुद हिल रहा था। मेरी समझ से बालातर था ये मामला, क्योंकि झूला तो हिल रहा था मगर उस पर कोई भी बैठा दिखाई नहीं देता था। खैर मैं खिड़की से पीछे हट गया और खिड़की बंद करके वापस लेट गया।
आधी रात का वक्त था जब मुझे पार्क से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। मुझे अंदाज़ा तो था कि ये मामला कुछ और है, मगर अपनी तसल्ली के लिए मैंने उठकर खिड़की से नीचे देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर बच्चों की खेलने कूदने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे देखते ही देखते पार्क का झूला फिर से झूलने लगा और उसके आसपास ज़मीन से मिट्टी उड़ रही थी, जैसे कोई ऊपर भागम दौड़ कर रहा हो, मगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर सो गया। सुबह उठकर जब मैं उस पार्क में गया तो वहाँ मैंने बाकायदा बच्चों के पैरों के निशान देखे। ताजुब की बात तो ये थी कि वो निशान नंगे पैरों के थे और कुछ तो इस कदर छोटे थे जैसे गोद में मौजूद बच्चों के पैरों के निशान हो। इस सब के बाद मैंने खिड़की के पास बैठना कम कर दिया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होती गई और आयतुल कुर्सी पढ़कर मैं बेफिक्र सो जाया करता था। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि पार्क में मुझे एक बच्ची भी नज़र आती थी, वो भी रात के एक मखसूस पहर। पर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी दोबारा डर नहीं लगा, क्योंकि जहाँ अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया है वहीं इस मखलूक को भी बनाया है और इन दोनों मखलूक ने इस जहाँ में रहना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमें देख सकते हैं पर हम उनको नहीं देख सकते। जब तक आप किसी को परेशान ना करो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, चाहे वो इंसान हो या जिन। अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो सिवाय अल्लाह के उसे कोई ताकत गिरा नहीं सकती। ये कहानी एक हाउसवाइफ के मुतालिक है जिनके हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी, तो फिर इस तमाम फैमिली को दूसरे शहर में मूव आउट करना पड़ा। जिस अपार्टमेंट में इनकी शिफ्टिंग हुई थी उसके मुतालिक ये लोग लाइम थे। इन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ इनके साथ क्या होने वाला है और किस किस्म के सिलसिले इनके साथ होने को हैं, कि इनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी और हमें कंपनी की तरफ से दिए गए अपार्टमेंट में रिहाइश मिली थी। उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही मुझे अजीब सी वहशत महसूस होती थी। बच्चों के अब्बा दिन के औकात में ऑफिस चले जाया करते थे। अली, जिसकी उम्र तब करीब 9 साल होगी, स्कूल चला जाया करता था और मेरे साथ हसन हुआ करता था जो तब 2 साल का था। मैं अक्सर जब काम किया करती थी तो मुझे हसन किसी से हम कलाम होता सुनाई देता था, और जब मैं अपने कमरे में होती थी तो किचन से बर्तनों की आवाज़ आती थी और अक्सर किसी कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद या खुल जाता था। मैंने कई बार बच्चों के अब्बा से इस मामले के मुतालिक डिस्कस किया, मगर उनके लिए ये कोई ख़ास बात नहीं थी और ना ही उन्होंने इस बात पर इतनी गौर फिक्र की। एक रात मुझे बेडरूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। जब बाहर गई तो कोई भी नहीं था, मगर मैंने पूरी तसल्ली के साथ देखा। देखने के बाद जब मैं कमरे में वापस आने लगी तो फ्रिज की जानिब देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल को जब मेरी नज़र फ्रिज के पास पड़ी तो फ्रिज और दीवार के दरमियान मुझे किसी का अक्स नजर आया। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आकर पानी का ग्लास पिया। शहरोज ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मुझे लगा कि कोई फ्रिज के पास खड़ा है, तो उन्होंने इसे मेरा वहम करार देकर नज़रअंदाज कर दिया। इस बात को कुछ दिन गुजरे थे कि रात के पहर मेरी आंख खुली। मुझे साथ वाले कमरे से हसन की आवाज़ आ रही थी कि वो किसी से गुफ्तगू कर रहा हो, पर रात को जब भी हसन की आंख खुलती थी तो अमूमन रोता ही था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी अपनी ज़ुबान में वो किसी से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा था। बच्चों के कमरे की तरफ जब गई और दरवाजे से देखा कि हसन बेड पर बैठे सामने मुंह किए किसी से बात कर रहा था। मैंने उस जानिब देखा तो अलमारी के साथ दीवार के किनारे मुझे फिर एक स्याह अक्स नज़र आया। उसे देखकर वहशत से मेरे मुंह से ज़ोरदार आवाज़ निकली और इसी के साथ मेरे मुंह पर
कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। इतने में शहरोज़ भी उठ के लॉन्च की लाइट्स ऑन करने के बाद कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और साथ ही हसन और अली दोनों अंदर रोने लगे। मेरी जान कलेजे में अटकी हुई थी और शहरोज़ पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, बच्चों को मुखातिब करते हुए। जूं जूं बच्चे रो रहे थे, अंदर से मुसलसल चीज़ें गिरने और पटकने की आवाज़ें आ रही थीं। आखिर को शहरोज़ ने लॉक तोड़कर दरवाज़ा खोल लिया। अली ने हसन को अपने साथ लगाया हुआ था। अली एक बहुत निडर और बहादुर बच्चा है। उसने हसन को पकड़कर आयतुल कुर्सी का वेट शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन शहरोज़ ने अपने सीनियर ऑफिसर से बात की और उस अपार्टमेंट से हम शिफ्ट कर गए। आज भी वो अपार्टमेंट वैसे ही खाली है और अगर कोई वहाँ रहने के लिए जाता भी है तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता और आखिर को वो उसे छोड़ना ही पड़ता है। उम्मीद और दुआ है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। फी अमान अल्लाह।